अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आपकी पसंदीदा चैनल लर्न विद वफ़ा में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज तक हमने जिन टॉपिक्स के बारे में बात की है, आई होप कि उन सभी टॉपिक्स का एक अच्छा आइडिया आप लोगों को मिला होगा और उन सभी टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से समझा होगा, रिवाइज किया होगा और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है उस सब के नोट्स आप लोगों ने प्रिपेयर किए होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक गुजारिश है सभी दोस्तों से, जो मैंने इससे पहले भी कहा था कि प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो डाउनलोड ना करें। बहुत सारे फ्रेंड्स हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि हम आप लोगों के वीडियोस जो है वो डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने से हमारा जो नुकसान होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से अर्ज़ किया था कि यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है कि यू शुड अचीव अ माइलस्टोन ऑफ 4000 वॉच आवर्स within 1 year, within last 365 days. सो अगर आप लोगों ने डाउनलोड करना शुरू किया और हमारे YouTube वीडियोस को YouTube पे जाके नहीं देखा तो उससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारी मदद करें, जैसे हम आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन में, तो आप भी हमारी हेल्प करें हमारे YouTube चैनल को ग्रो करने में। प्लीज़ आप हमारे वीडियोस डाउनलोड ना करें जिससे हमारा नुकसान होता है। आप डायरेक्टली YouTube पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। मेरी एक और गुजारिश ये है अपने फ्रेंड्स से कि हमारे जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे YouTube चैनल पे, प्लीज़ आप उनको शेयर करें अपने फेसबुक हैंडल पे या कोई और प्लेटफॉर्म जो है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो उनमें इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारी हेल्प हो जाए थोड़ी सी, आप लोगों की वजह से हमारी चैनल ग्रो हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर जो है ये स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का नाम है जीडीपी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जीडीपी के बारे में, इट्स फुल फॉर्म इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। अभी तक हमने 17 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं और कुछ फ्रेंड्स की ये शिकायत रहती है कि आप बड़े लंबे लेक्चर्स बनाते हो। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू फ्रेंड्स कि जो हम लंबे लेक्चर्स बनाते हैं वो आप लोगों के लिए उनमें फ़ायदा है, क्योंकि देखिए, अगर हम शॉर्ट में वीडियोस बनाएंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन का हमने 4 पार्ट्स बनाए, मैं उसको एक ही पार्ट में भी कंक्लूड कर सकता था, लेकिन वो आप लोगों को उसमें नुकसान हो जाता, क्योंकि फिर जब एग्ज़ाम में आप देखोगे वो ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं आए, जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कुछ नहीं आया, तो फिर आप लोग शिकायत करोगे कि सर ने हमें अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया, ठीक है, और उनकी वजह से हमें धोखा मिला। तो इसलिए अगर हम लंबे ही लेक्चर्स बनाते हैं या 2-3 पार्ट्स में एक लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, तो बिलीव मी, हमारा यकीन कीजिए कि उसमें आप लोगों का फ़ायदा है। आप लोग फिर एग्ज़ाम में जाके फिर हमें उस टाइम याद करोगे कि उनके लंबे लेक्चर्स का क्या फ़ायदा था। तो फ्रेंड्स, बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव पेशेंस। आप लोगों में जब पेशेंस आएगी, सब्र आएगा और कंसिस्टेंट के साथ आप पढ़ते रहिए। ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप देखते रहिए, सेल्फ नोट मेकिंग कीजिए, तो इंशाल्लाह आई होप कि आप सब लोग यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। जो भी एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, चूँकि हमारे लेक्चर्स जो हैं ये खाली पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए नहीं है, बल्कि बाकी सारे जो एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सब में आप लोगों के ये काम आएंगे। तो प्लीज़ आप कंसिस्टेंट रहिए, पेशेंट रहिए, इंशाल्लाह यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट फ्रेंड्स, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जीडीपी को पढ़ाते वक्त सीधा जीडीपी पे आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन माई वे ऑफ टीचिंग इज समवट डिफरेंट। मैं
पहले आप लोगों की बेस क्लियर करूंगा, वो टर्म्स जो जीडीपी में यूज होती हैं वो पहले क्लियर करूंगा, फिर हमें जीडीपी को समझने में बिल्कुल आसानी होगी, बहुत ही सिंपल लगेगा फिर जीडीपी को समझना। तो फ्रेंड्स चलिए पहले वो सब चीजें समझने की कोशिश करते हैं हम, जो जीडीपी को समझने में फिर हमें एक राह हमारी हमवार करेंगी। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है जीडीपी को समझने के लिए वो है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? तो ये ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम चूंकि जीडीपी को समझने के लिए मदद देती हैं, इसलिए हमें इनको पहले समझना होगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट फैक्टर इनकम। व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम जो है एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 हैं, यानी जो चीजें कोई प्रोडक्शन बनाने के लिए यूज होती हैं, जिनकी हम मदद लेते हैं, वो 4 हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको कहा जाता है, या फैक्टर इनपुट्स भी उनको कहा जाता है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इन्हीं 4 की जब इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिम्यूनरेशन मिलती है उनको कहा जाता है फैक्टर इनकम। ठीक है, सो फैक्टर इनकम इज अ पेमेंट, ये एक ऐसी पेमेंट है रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ एनी गुड और सर्विस। एक गुड या सर्विस के बदले जो हमें पेमेंट मिलती है उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 चीजें इंक्लूड होती हैं। रेंट, लैंड को जब हम लैंड यूज करते हैं तो उसके बदले हमें रेंट मिलती है। वेजेस, जब हम कोई सर्विस लेते हैं किसी लेबर की तो उसको वेजेस पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट, ठीक है, और प्रॉफिट। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर इनकम्स, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर इनकम्स। ठीक, और ये जो फैक्टर इनकम है इट इज रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस। ठीक है, जब भी कोई सर्विस हमें मिलती है, कोई प्रोडक्टिव सर्विस जिसे कोई प्रोडक्शन हो, तो उसके बदले हम जब पेमेंट करते हैं तो उसको फैक्टर इनकम कहा जाता है। एंड इट इज एन अर्नड इनकम। ठीक है, ये अर्नड इनकम है, ये अनअर्नड इनकम नहीं है, क्योंकि जब हम इन 4 चीजों की या कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो उनके बदले में पेमेंट करते हैं, तो ये अर्नड इनकम है। एंड इट इज अ बायलेटरल पेमेंट। बायलेटरल का मतलब है कि जब हम वहां से गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे तभी यहां से हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये खाली एक तरफ से ये पेमेंट नहीं होती। और तीसरी और एक चीज ये है कि इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये फैक्टर इनकम जो है यही इन सभी फैक्टर इनकम्स का सम टोटल जो है वो असल में नेशनल इनकम होती है, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। द सम टोटल ऑफ ऑल दीज फैक्टर इनकम्स कंसिस्ट ऑफ द नेशनल इनकम। यही नेशनल इनकम को तश्कील देती है। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस और गुड। ठीक है, जैसे फैक्टर इनकम किसी गुड या सर्विस के बदले में पेमेंट मिलती है हमें, और ट्रांसफर इनकम जो है वो विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस और गुड, कोई सर्विस या गुड देने के बगैर ही हमें ये इनकम्स मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट जब हम देते हैं तो क्या वो वहां से गुड या सर्विस देता है? नहीं, तो ये एक विदाउट गुड और सर्विस ये हम किसी को गिफ्ट देते हैं। इसी तरीके से ये जो सब्सिडीज होती हैं, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है पुअर लोगों को, तो जो एक गरीब लोग होते हैं ये तो यहाँ से कोई चीज़ नहीं देते गवर्नमेंट को, तो वो वहाँ से सब्सिडीज देती है। डोनेशंस मिलती हैं, ओल्ड एज पेंशन मिलता है फॉर एग्जांपल, या गरीबों को मदद मिलती है, या स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को। तो ये जो पेमेंट्स होती हैं ये पेमेंट्स विदाउट रेंडरिंग एनी गुड और सर्विस ये हमें मिलती है। ठीक है, एंड इट इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड और सर्विस। ठीक है, सो दिस इज एन अनअर्नड इनकम। अनअर्नड मतलब हमने कमाने की कोशिश नहीं की फिर भी हमें मिली। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट स्टूडेंट ने कोई मेहनत नहीं की कमाने के लिए, फिर भी उसको स्कॉलरशिप मिली, डोनेशन मिली, सब्सिडीज मिली लोगों को, उन्होंने कोई कमाने की कोशिश नहीं की, या गिफ्ट्स मिले। ठीक है, तो इसलिए ये एक यूनिलेटरल पेमेंट होती है, ये एक तरफा पेमेंट होती है,
ये गवर्नमेंट देती है या कोई और देता है, हम एक दूसरे को देते हैं, लेकिन यूनिलेटरल होता है, ये बायलेटरल नहीं होता ये पेमेंट, ठीक है। एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये ट्रांसफर इनकम जो है, या इसको ट्रांसफर पेमेंट भी कहा जाता है, ये ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, और फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यहां पे आप लोगों को समझना था, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस ट्राई टू नो हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट भी हमें जीडीपी में फिर देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम ये सभी चीजें पहले क्लियर करके रखेंगे, फिर हमें जीडीपी को समझना बहुत आसान होगा। फिर जब मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा जीडीपी की, तो यू विल ग्रास्प इट वेरी इजीली, आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नॉर्मल रेजिडेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन होता है नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट को लेके आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री वो शख्स होता है जो इस कंट्री में कम से कम 1 साल के लिए रह रहा हो, ठीक है। कम से कम 1 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन कम से कम he should be ordinarily residing in this country for at least 1 year. Not only this country but any other country of the world, ठीक है। किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट उस शख्स को कहा जाता है जब वो दो चीजें उसमें आप पाओगे। एक चीज ये है कि वो ऑर्डिनरली रिजाइड करता हो उस कंट्री में, यानी फॉर एट लीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा भी रह सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है whose center of economic interest lies in that country, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स अमेरिका का सिटीजन है और वो इंडिया में आता है, ठीक है, और यहां पे इंडिया में वो 1 साल के लिए रहता है या 1 साल से ज्यादा रहता है, फॉर एट लीस्ट 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि उस शख्स का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में लाई करता है। तो ये दो चीजें जब आप पाओगे उस शख्स में, तो आप कहोगे कि दिस पर्सन इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाट इज दिस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। सो आई हैव मेड इट क्लियर हियर, यू कैन से a person is said to have his economic interest in a country when he conducts his economic transactions in that country, ठीक है। एक शख्स का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस कंट्री में तब कहा जाता है, यानी इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पे है जब ये तमाम अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लाइक प्रोडक्शन यहां पे करता है, कंजप्शन यहां पे करता है, या इन्वेस्टमेंट यहां पे करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो हमने कहा अभी कि फॉर एग्जांपल अमेरिका का सिटीजन है, यूएसए का सिटीजन है, और वो इंडिया में आया, यहां पे उसने 1 साल गुजारा या 1 साल से ज्यादा। और दूसरी चीज हमने उसमें ये पाई कि उसने जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की थी लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट उसने जो किया वो इंडिया में किया उस साल में, जिस साल में वो यहां रहा, तो हम कहेंगे कि उस साल के लिए वो यहां का नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है। तो जब ये दो चीजें आप किसी में भी पाओगे, किसी भी शख्स में, या आप जाओगे फॉर एग्जांपल अमेरिका या किसी और कंट्री में, तो आप जब वहां पे 1 साल के लिए रहोगे और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होगा, यानी आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म करोगे, प्रोडक्शन करोगे, कंजम्पशन करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे, तो फिर आपको उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से हमें ये 1-2 चीजें यहां पे याद रखनी है। नॉर्मल रेजिडेंट्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट्स खाली इंसान होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे। नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है। नॉर्मल रेजिडेंट्स में एक ह्यूमन बीइंग भी आता है, इंडिविजुअल्स भी आते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। इंस्टीट्यूशंस मींस लाइक वेरियस कंपनीज, वेरियस फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो बाकी कंट्रीज की दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं, वो भी अगर वो इंस्टीट्यूशंस भी 1 साल के लिए रहे एक मुल्क में और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पे होगा, तो उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेजिडेंट की टर्म जो है ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है,
जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को एक्सक्लूड करके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक्सक्लूड करके, जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे किसी कंट्री में 1 साल के लिए रहेंगे और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होगा तो उनको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, एक्सक्लूडिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है एक कंट्री का, ये जरूरी नहीं कि वो उसकी कंट्री का सिटीजन भी होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने पहले भी क्लियर की थी कि जरूरी नहीं कि अमेरिका का जो सिटीजन यहां इंडिया में आया, जरूरी नहीं कि उसके नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए ये जरूरी है कि वो यहां का इंडिया का सिटीजन भी हो, ये चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक शख्स जो है वो इस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट तब भी हो सकता है जब वो यहां का सिटीजन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन हो, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, और मैं अमेरिका में जाके, यूके में जाके, इटली में जाके या किसी और कंट्री में जाके, रशिया में जाके मैं वहां पे 1 साल या 2 साल के लिए रहता हूं, और मेरा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है वो लाई करता है उस कंट्री में, मैं वहां पे प्रोडक्शन करता हूं, इन्वेस्टमेंट करता हूं या बाकी कंजम्पशन करता हूं, तो फिर मैं उस कंट्री का जो नॉर्मल रेजिडेंट माना जाऊंगा, लेकिन सिटीजन जो हूं वो मैं इंडिया का ही हूं। So this is not necessary that a person should be the citizen of that country for being a normal resident of that country. ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने समझनी है। तो आई होप कि ये नॉर्मल रेजिडेंट का जो कंसेप्ट है ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि और क्या चीजें हमें समझनी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें समझना होगा द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? ठीक है, देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी को ऑफन जो है ये कंफ्यूज किया जाता है। बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का शायद मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज या किसी कंट्री की बाउंड्रीज हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, तो विद इन उसके अंदर अंदर जो आता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what is domestic territory. So friends, domestic territory is the area administered by government within which persons, goods and capital can circulate freely. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी वो एरिया होता है जो एक गवर्नमेंट के अंडर होता है, जो एक गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर करता है, और इस एरिया के अंदर अंदर जो पर्सन्स हैं, जो गुड्स हैं और जो कैपिटल है, इट कैन सर्कुलेट फ्रीली। फ्रीली का मतलब है कि ये विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, विदाउट एनी टैक्स, विदाउट नीडिंग एनी पासपोर्ट, या इन चीजों के बगैर ये फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया की टेरिटरी हम ले लेंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, हम इसमें जो इंडिया के पर्सन्स हैं, इंडिया के गुड्स हैं, इंडिया का कैपिटल जो है, ये विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इसमें सर्कुलेट कर सकता है। इंडिया के पर्सन्स को इंडिया में घूमने के लिए, इंडिया में किसी जगह जाने के लिए, किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में जाने के लिए, इंडिया में इनको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं, वीजा की जरूरत नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज को ले जाने के लिए किसी टैक्स की जरूरत नहीं, या कैपिटल को ले जाने के लिए किसी भी टैक्स की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों के बगैर, इन हिंड्रेंसेस के बगैर जब आप मूव कर सकोगे फ्रीली, तो उस टेरिटरी को कहा जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, लेकिन यहां पे भी डोमेस्टिक टेरिटरी के रिलेटेड आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी होंगी। ठीक है, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल बॉर्डर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ए कंट्री। ठीक है, एक तो ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स जो है, और टेरिटोरियल वाटर्स जो हमारी कंट्री या किसी और कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, क्योंकि जो ओशंस होते हैं उनका कुछ हिस्सा भी आप लोगों की टेरिटरी में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, इसी तरह से हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी कंट्री के शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स है, जो हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के पार्ट्स में वहां पे ऑपरेट करते हैं, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं फ्रॉम इंग्लैंड टू कनाडा जो जाती हैं, देखिए ये कहां से जाती है, इंग्लैंड से कनाडा, लेकिन ये एयर इंडिया की है
और यहाँ के पर्सन इसको ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसी तरह इंडिया की एम्बेसीज जो डिफरेंट कंट्रीज में है एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, जो बाकी कंट्रीज में लोकेटेड है, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी। फॉर एग्जांपल, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन द यूएसए इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की एम्बेसी जो फॉर एग्जांपल यूएसए में है या किसी और भी कंट्री में है, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। तो आई थिंक ये जो कंफ्यूजन है आप लोगों के पास या किसी और के पास कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो खाली पॉलिटिकल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री में इंक्लूड होता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बाकी चीजें भी, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट व्हिच आर ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ our country in different parts of the world, that will also be included, and embassies and military establishments of a country which are located in different parts of the world, that will also be included in domestic territory of a country। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आप लोगों को यहाँ पे जरूरी समझना था। इसके बाद और एक कंसेप्ट है, वो देखते हैं। और एक कंसेप्ट जो है फ्रेंड्स, वो है डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, और ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें आगे जीडीपी को समझने में हमारी हेल्प करेगा। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? देखिए, जब भी हम कोई कैपिटल लाते हैं, कोई मशीनरी लाते हैं या कोई और चीज लाते हैं, तो उसका वैल्यू जो है वो दिन ब दिन उसका वैल्यू डिक्रीज होता है, इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो दिन ब दिन डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि हम उसको यूज करते हैं और उसका वेयर एंड टियर हो जाता है। ठीक है, या एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जाते हैं उसमें। तो इन चीज़ों की वजह से है जो है वो उसका इकोनॉमिक वैल्यू जो था वो डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक गाड़ी लाएंगे और फिर हम उसको 1 साल के लिए यूज़ करेंगे, तो उसका नॉर्मल वेयर एंड टियर तो हो ही जाएगा, या कभी एक्सीडेंटल डैमेज भी हो जाएगा उसमें। तो जब हमने एक गाड़ी लाई आज फॉर एग्जांपल 5 लाख की लाई, तो अगले साल इसका उतना वैल्यू नहीं रहेगा, इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू डिक्रीज होता है, मॉनेटरी वैल्यू या इकोनॉमिक वैल्यू जब किसी भी एसेट का डिक्रीज होता है बाय नॉर्मल वियर एंड टियर और एक्सीडेंटल डैमेजेस और ऑब्सोलिसेंस, यानी पुराना होने की वजह से जब उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इस डिक्रीज इन वैल्यू को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। इसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड करेंसी, दीज आर द थिंग्स विच आर नॉर्मली लाइकली टू डेप्रिशिएट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इन चीजों में डेप्रिसिएशन आ जाती है। ठीक है, और अपोजिट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन। इसका मतलब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी इकोनॉमिक वैल्यू में इंक्रीज होना। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, जो हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल होता है उसकी कंजम्पशन जब हो जाती है, यानी जब वो कंज्यूम होता है, दिन ब दिन उसका वैल्यू कम होता जा रहा है, तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक है डिक्रीज इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, डिक्रीज इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंटल डैमेजेस, ये भी होता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में अगर हम डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो फिक्स्ड कैपिटल है हमारे पास उसकी कंजम्पशन है, उसको भी डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो यह है डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। ये हमें आगे देखने को मिलेगा जीडीपी में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें समझनी होगी, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। सो फ्रेंड्स, नाउ फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ये वो गुड्स होते हैं जो अभी फाइनली कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते, यानी फाइनली कंजम्पशन के लिए ये अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बाउंड्री लाइन है प्रोडक्शन की। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, और जब ये चीजें इस प्रोडक्शन लाइन से बाहर जाएंगे, इसकी बाउंड्री लाइन से, इस प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से जब ये बाहर जाएंगी, ये चीजें यहाँ
ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये फाइनली अब अवेलेबल हैं कंजम्पशन के लिए, फिर उनको फाइनल गुड्स कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो ऐसे गुड्स होते हैं जो विद इन द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन लाइन होते हैं, ठीक है, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अभी उनकी प्रोडक्शन चल रही होती है, ठीक है। सो दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, जो फाइनल यूजर्स है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके फाइनल यूज के लिए ये अभी रेडी नहीं होते, इनको कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। एंड दीज गुड्स में बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है, इन गुड्स को एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक साल में इनको बाकी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, यानी एक रॉ मटेरियल जो हमारे पास होता है उन्हीं को इंटरमीडिएट गुड कहा जाता है। जो रॉ मटेरियल होता है, जो दूसरी चीजें बनाने के लिए हमारी हेल्प करती हैं, उनको कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। These goods may be resold by the firms for profit during the accounting year. इनको रिसोल्ड भी किया जाता है, यदि दोबारा सेल किया जाता है जा सकता है कभी फर्म्स के द्वारा, तो इनको भी अपने प्रॉफिट के लिए इनको सेल किया जा सकता है इन इंटरमीडिएट गुड्स को। एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड ऑन दीज गुड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको वैल्यू ऐड करना पड़ता है, वैल्यू ऐड करना पड़ता है, बार बार ऐड करना पड़ता है, तभी वो फाइनल गुड्स बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सीधी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, हम जब आटा लाते हैं, व्हीट फ्लोर लाते हैं, ठीक है, तो आटा जब हम लाते हैं तो वो पहले गूंदना पड़ता है, फिर उसको उसकी रोटी बनानी पड़ती है, तो फिर वो रोटी जो है, यानी फॉर एग्जांपल हमने पहले ये लाया, गुंदुम लाया, फिर उसका फ्लोर बनाया, फिर उसको उस फ्लोर को गूंदना पड़ा, फिर उसके बाद उसकी रोटी बनी, ठीक है। तो दिस फ्लोर जो है ये बहुत से स्टेजेस से गुजरा, ठीक है, और फाइनली ये क्या हुआ, फाइनली ये हमारे रोटी जो बनी वो खाने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से जब प्रोडक्शन होती है तो डिफरेंट लेवल्स पे जो वैल्यू ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जब हम एक एक स्टेज से गुजरते हैं तो इस चीज का वैल्यू ऐड होता जाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं इनमें वैल्यू ऐड करने की जरूरत होती है, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस पे इनको वैल्यू ऐड करना पड़ता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। इन गुड्स पे, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। These goods are not included in the estimation of national product or national income. Intermediate goods नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, इनका वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। जैसे हमने अभी पढ़ा था ट्रांसफर पेमेंट्स भी इंक्लूड नहीं होती और इंटरमीडिएट गुड्स भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। अब देखिए फाइनल गुड्स क्या होते हैं। These goods are outside the boundary line of production. अब यही चीजें जब ये रॉ मटेरियल्स थी, जब ये इंटरमीडिएट गुड्स थी, जब इनकी प्रोडक्शन, जब प्रोसेसिंग की गई तो ये फाइनली तैयार हो गई कंजम्पशन के लिए। अब ये इस बाउंड्री लाइन से बाहर आ गई और अब इनको कहा जाएगा फाइनल गुड्स, ठीक है। सो दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये बाउंड्री लाइन की दिस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इससे बाहर है। अब ये फाइनली कंज्यूम करने के लिए अब ये रेडी है, ठीक है। These goods are not used as raw materials for the production of other goods during the accounting year. इनको as raw materials अब यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फाइनल गुड्स हैं अब, ठीक है। ये जब फाइनल गुड्स हैं तो अब इनको as raw materials यूज नहीं किया जा सकता। And these goods are not resold by the firms. इनको रीसेल नहीं किया जा सकता, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए। And value is not to be added on these goods. अब इनको वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फाइनली रेडी है। जब ये फाइनली रेडी है तो अब कोई और चीज की इनमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड अ फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन गुड्स पे जो फाइनल गुड्स जो हैं इन पर जो एक्सपेंडिचर होता है तो उस एक्सपेंडिचर को कहा जाता है फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इस फाइनल एक्सपेंडिचर की दो किस्में होती हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर मौका मिला तो ये आगे समझाएंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज नोन एज फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। और ये जो फाइनल गुड्स हैं ये नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है। इनका वैल्यू जो है
वो नेशनल इनकम में, इनका मॉनेटरी वैल्यू जो है, इकोनॉमिक वैल्यू, वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ये थे कुछ कंसेप्ट्स जो हमें जीडीपी को समझने में हमारी बहुत सी हेल्प करेंगे। ये आप आगे देखेंगे जब हम जीडीपी पढ़ेंगे तो अब बहुत ही आसानी होगी आप लोगों को ये सारी चीजें समझना। ठीक है। आप लोगों ने समझा, अभी तक हमने डिस्कस किया किन किन चीज़ों के बारे में, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम, उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस की। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। इसी तरह से डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। डेप्रिसिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया और इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारे कंसेप्ट्स आप लोगों ने अच्छी तरह से समझे होंगे। जिन्होंने नहीं समझा वो रिवाइज करें फिर एक बार, तो वो खुद समझ जाएंगे। एंड आई थिंक आई हैव प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल वे। तो ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने कोशिश की कि आप लोगों को समझाऊं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम को, जीडीपी को समझने के लिए। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अब जीडीपी को अच्छी तरह से समझेंगे। जो भी जीडीपी के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी समझेंगे हम अगले लेक्चर में। तो ये था एक आप लोगों का बेस प्रिपेयर करना जीडीपी को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम कंक्लूड करते हैं ये वाला टॉपिक। और मेरी लास्ट में ये गुजारिश रहेगी कि जिन फ्रेंड्स ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए आए हैं यहाँ पे, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।